हेलो बच्चों। तो आज हम फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट 3 के अंतर्गत एक धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो धारावाही चालक के केंद्र पर, अब धारावाही चालक के केंद्र पर मतलब धारावाही वृत्तीय चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और उसकी दिशा क्या होती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि जी हमारा कोई चालक तार है AB। जी AB कोई चालक तार है। इस चालक तार AB में कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस चालक तार AB को एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है कुछ इस प्रकार से। इसी तार को हमने कुछ एक कुंडली के रूप में मोड़ दिया। ये कुंडली का A सिरा और ये B। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है A से B की तरफ, तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ। इस वृत्तीय कुंडली का केंद्र है O और केंद्र से परिधि तक की हर दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, ये जो वृत्तीय कुंडली है जिसकी जो पूरी जो परिधि है, इस परिधि को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे कई अल्पांश हैं। मान लीजिए एक अल्पांश हो गया जी AB, दूसरा हो गया BC, तीसरा हो गया CD और भी बहुत सारे अल्पांश होंगे इसके। ठीक है, तो इस पूरी वृत्ताकार कुंडली को छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है। क्लियर? तो देखिए इसी बात को हम लिखेंगे कि माना AB एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे O केंद्र व स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में मोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए माना AB एक चालक तार है, चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तार को O केंद्र व स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में मोड़ा गया है। ठीक है, O केंद्र व स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में मोड़ा गया। जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वृत्तीय कुंडली को छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है। ठीक, आगे लिख रहा हूं मैं, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे वृत्तीय कुंडली को इसको कुंडली बोलते हैं। ठीक है,
वृत्तीय कुंडली को छोटे छोटे कई अल्पांशों ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डैश डैश इत्यादि में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, हमें इस वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? इस वृत्ताकार कुंडली के कारण। तो पहले तो हम क्या करें, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, फिर दूसरे अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, फिर तीसरे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ऐसे हम सभी अल्पांशों के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें और सभी तीव्रताओं को जोड़ दें तो पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। पहले हम एक एक अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इस अल्पांश के कारण ज्ञात करेंगे, ए बी के कारण। तो मैं लिख रहा हूं, अल्पांश ए बी के कारण, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये एक अल्पांश है और एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बायो-सैवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। और बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता था? इस टाइप से होता था, मैं यही लिख रहा हूं। क्या होता था? dB बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r²। ये बायो-सैवर्ट का नियम होता। बायो-सैवर्ट के नियम में इसमें कौन सी भौतिक राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में बता रहा हूं। dB का मतलब होता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो नियतांक होता है, I होता था उसमें प्रवाहित धारा, dl अल्पांश की लंबाई, थीटा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, जिस बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। r क्या होता था? जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु की अल्पांश से दूरी। हम इसको इसके लिए लागू करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले अल्पांश के कारण तीव्रता, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको dB बर μ0/4 जैसे का जैसा। इस अल्पांश में भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है? I की जा रही है, ठीक है। तो I जैसे का जैसा। dl क्या होता था? अल्पांश की लंबाई। यहां पर अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी? AB, ठीक है। अल्पांश की लंबाई को मैं AB मान रहा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? अल्पांश और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो देखिए अल्पांश जे और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा जे है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जे कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वैसे भी आप जानते हैं त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है, तो जे कितना हो जाएगा? थीटा की जगह 90 बटे r²। क्या होती थी? दूरी होती थी, अल्पांश से उस बिंदु की दूरी जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा अल्पांश है और अल्पांश से उस बिंदु की दूरी यहाँ भी संयोग से कितनी r है, तो यही रहेगा, ठीक है। चाहो तो इधर लिख लेना, क्योंकि बायो-सैवर्ट का नियम जो होता है μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r²। मतलब इसी नियम से हमने इसको बनाया। इसको और सॉल्व करेंगे तो dV1 बराबर μ0/4 I AB बटे r²। चूँकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चाहो तो यहाँ लिख देना, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है, इसलिए कोण कितना बनेगा? जो 90 डिग्री। क्लियर? तो ये तो आ गई केंद्र पर एक अल्पांश के कारण तीव्रता, AB के कारण। अब BC के कारण निकालें तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? अल्पांश BC के कारण
आप लिख लेना यहाँ पर, केंद्र अल्पांश BC के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जब मैंने डैश कर दिया, क्या हो जाएगा, dV2 बराबर, इसको 2 मान लें, क्या हो जाएगा, μ0/4 अब सीधा लिख दूं IBC/r², क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति होगी, जे त्रिज्या यहाँ पर बन जाएगी तो फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा और sin 90 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। यहाँ अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी, BC। क्लियर, दूरी उतनी ही रहेगी यार, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा। इसी प्रकार कौन से अल्पांश के कारण निकालेंगे, अब अल्पांश CD के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिख लेना, अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, बिल्कुल सिमेट्री है, जो हो जाएगा dV3 बराबर μ0/4 ICD/r²। क्लियर, तो ये तीसरे अल्पांश के कारण निकाल दिया, ये हो गया हमारा अल्पांश CD के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या चौथे अल्पांश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर पांचवें अल्पांश के कारण निकालेंगे, 10वें अल्पांश के कारण निकालेंगे। तो इस तरह हम क्या करते जाएंगे, बाकी अल्पांशों के कारण भी तीव्रताएं निकालेंगे। तो हम ये तीव्रताएं न निकाल के क्या कर देंगे, डैश कर देंगे 3 लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सभी अल्पांशों के कारण तीव्रता हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब जो हमारे सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो चुकी है, क्योंकि 3 के कारण निकाल दी, बाकी अल्पांशों के कारण, तो बाकी सभी अल्पांशों के कारण हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन 3 लाइनों के बीच में निकाल दी। अब केंद्र O पर पूरे कुंडली के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो इन सभी तीव्रताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के कारण, संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सभी छोटी छोटी तीव्रताएं आ रही हैं छोटे छोटे अल्पांशों के कारण, इन सभी तीव्रताओं को यदि हम जोड़ देंगे तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी तीव्रताएं सभी जुड़ जाएंगी तो एक बड़ी तीव्रता बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, क्योंकि अब इसको हम B लिख रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी तीव्रताएं जुड़ेंगी तो एक बड़ी तीव्रता बन जाएगी। तो बड़ी तीव्रता को हम B से लिख दे रहे हैं। तो B बराबर dV1 प्लस dV2 प्लस dV3 और प्लस डैश। ठीक है, इन सब के मान रख दें। तो B बराबर, देखिए इसका मान हमने निकाला था, तो μ0/4 IAB/r², इसका भी मान निकाला था, तो μ0/4 IBC/r², इसका भी मान निकाला था, μ0/4 ICD/r² और प्लस डैश। बाकी और अल्पांशों के कारण जो तीव्रताएं निकाली थी वो हमने इसके बीच में रख दिया, इसके आगे लिख दिया। देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। तो B बराबर μ0/4 तो आ गया कॉमन, I भी कॉमन आ गया और r² भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर AB, यहाँ क्या बचेगा BC और यहाँ क्या बचेगा CD और प्लस डैश। क्लियर, देखिए B बराबर μ0/4 जैसे का जैसा, I जैसे का जैसा, r² जैसे का। देखिए ये क्या हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग है। ये सभी पहला अल्पांश, दूसरा अल्पांश, तीसरा अल्पांश और बाकी के सभी अल्पांश इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग। और यदि हम सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरे वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि। तो इसकी जगह हम क्या लिख दें,
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अल्पांश क्या होता है? एक छोटी सी दूरी। तो इन छोटी छोटी सभी दूरियों को जोड़ देंगे तो वृत्त की परिधि बन जाएगी। बी बराबर म्यू 0/4 पाई I/r²। इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है इसकी? r। ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? देखिए b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई I/r। देखिए वैसे हम चाहें तो इसको 2 पाई से जो 4 पाई को काट भी सकते हैं और आगे काटेंगे भी, लेकिन यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाना है। तो यहाँ पर हम काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पूरे नियतांक का मान 10⁻⁻7 लिख देंगे, इसलिए हम इसको काट नहीं रहे हैं। यदि आप काट भी दोगे तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारी वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यदि मान लीजिएगा इस कुंडली में तार के एक से ज़्यादा फेरे हैं, ये तो एक फेरे के कारण तीव्रता आ गई। यदि एक से ज़्यादा फेरे हैं तो जितने अधिक फेरे होंगे उसकी तीव्रता उतनी ही गुनी हो जाएगी। तो हम लिख रहे हैं इस बात को, यदि कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तब क्या हो जाएगा? b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni, मतलब n गुनी कर दिया, 2 पाई ni/r। ठीक है, जितने अधिक फेरे होंगे उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक या उतनी ही गुनी हो जाएगी। मात्रक लिख देंगे इसका टेस्ला। ठीक है, तो ये इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इतना होगा, लेकिन दिशा किधर होगी? तो दिशा बताने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 का उपयोग करेंगे। तो नियम नंबर 1 ये होता था कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो, यानी कुछ ऐसे। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लागू करते हैं, तो देखिए धारा की दिशा तो हो गई जी, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? ऐसे हो रही है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम अपने हाथ को रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, उंगलियां उस बिंदु की तरफ संकेत कर रहे हैं जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। नहीं दिख रहा हो तो मैं उसको इधर कंपेयर कर रहा हूं, समझ गए ना? अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां बिंदु O की तरफ हैं, तो तीव्रता की दिशा किधर होगी? बोर्ड के अंदर की तरफ। समझ गए ना? हथेली के लंबवत बाहर क्या माना जाएगा? बोर्ड के अंदर की तरफ। हम कागज पर लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। क्लियर? अब इसको दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए केंद्र से होकर, ये जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? इस वृत्तीय केंद्र की अक्ष मानी जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे में वृत्तीय केंद्र के अक्ष के अनुदिश हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसकी दिशा नीचे लिख देना इसको, इसकी दिशा वृत्तीय अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, जब मैंने ऐसा लिख दिया इसकी दिशा वृत्तीय अक्ष के अनुदिश होगी, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम धारा की दिशा भी बदल दें, बी से ए की तरफ धारा प्रवाहित करें, तो उसकी दिशा हम इतना भी लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वृत्तीय अक्ष के अनुदिश या तो नीचे को मान लो या ऊपर को मान लो। क्लियर? तो आप इसकी दिशा के बारे में समझ गए। ओके, देखिए अब हमारा प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय कुंडली
कुंडली को हम लूप भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी तो हमने केंद्र पर निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है धारावाही वृत्तीय लूप या कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे उसकी अक्ष पर निकालनी है। तो जैसे सपोज कीजिए अक्ष क्या होती है, जैसे जे वृत्तीय कुंडली है, जे इसका केंद्र हो गया और केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो इसकी अक्ष क्या होगी, जे हो गई। अब इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर। तो ऐसे हम अक्ष बोर्ड पर बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अक्ष हम बाहर के लिए नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्तीय कुंडली को ऐसे में शो न करके इसको हम ऐसे में रखेंगे। ठीक है, ऐसे में बनाएंगे तब तो जो वृत्त पर बन जाएगी। तो वृत्तीय कुंडली को हम ऐसे में बनाएंगे। जब इस वृत्तीय कुंडली को हम इस टाइप से बनाएंगे तो बोर्ड पर इसकी शेप कुछ ऐसी आएगी। समझ गए ना। तो जे इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और केंद्र से परिधि तक की हर दूरी त्रिज्या कहलाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी, क्योंकि जो देखने में कम लग रही है लेकिन वास्तविकता में उतनी ही है, क्योंकि हमारी वृत्तीय कुंडली ऐसे में रखी हुई है। समझ गए ना। अब इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हम इधर भी बना सकते हैं, तो जे अक्ष कहलाएगी, या इधर बना दें तो जे क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो हम वृत्तीय कुंडली को ऐसे में न लेकर हम कैसे में लेंगे, ऐसे में। ये हमने कैसे बनाई है, ऐसे में बनाई है। ऐसे में इसलिए बनाई है जिससे इसकी अक्ष हम बोर्ड पर बना सकें। तो अब इसकी अक्ष क्या हो जाएगी, जे बन जाएगी। अब इस बिंदु पर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस कुंडली के कारण ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा कि इस अक्ष के ऊपर मैंने जे कोई एक बिंदु ले लिया P, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए पूरे कुंडली के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरी कुंडली को छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित करेंगे और उन सभी अल्पांशों के कारण तीव्रता निकालेंगे, और फिर सभी तीव्रताओं को यदि हम जोड़ दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर। तो देखिए मान लीजिएगा कि जी जो वृत्तीय कुंडली है यह भी छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित है। मान लीजिएगा कि जे कोई एक अल्पांश है, ए बी नाम दे रहा हूं मैं इसको, ए, और इधर इसका नाम है बी। ठीक है, देखिए वृत्तीय कुंडली ऐसे है, तो जे मैंने ऊपर वाला अल्पांश लिया है, मतलब जे ऐसे में। समझ गए ना, वृत्तीय कुंडली ऐसे है तो जे ऊपर वाला एक अल्पांश हो गया जे, कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ऊपर वाला अल्पांश कुछ ऐसे बन गया जे अल्पांश। ठीक है, ऐसा ही एक अल्पांश है जी ए बी। तो इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाएंगे, तो P से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा जे, कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे रहा हूं मैं C। क्लियर। इसी प्रकार एक अल्पांश की कल्पना हम नीचे भी कर ले रहे हैं। एक अल्पांश जो नीचे भी है, इसको नाम दे दूं मैं A डैश B डैश। इस अल्पांश को भी इस बिंदु से मिला दें तो जे मैं मिलाऊंगा तो नीचे ऐसा चित्र बन जाएगा। जे है P, इसको मैं बिंदु P से मिला दिया, इसको नाम दे रहा हूं मैं C डैश। क्लियर। ये जो कोण है इसको मैं फाई मान ले रहा हूं, तो जे भी फाई हो जाएगा। ओके। जे वृत्तीय कुंडली का केंद्र है O, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इस त्रिज्या को मैं स्मॉल a मान रहा हूं। ठीक है, इसको r इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी को हम r मानते हैं, तो r क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इधर देखेंगे तो जे भी r कहलाएगा। क्लियर। तो माना स्मॉल a त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में धारा में ऐसे समझ रहा हूं, ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है बिंदु P तक की दूरी, उसको मैं स्मॉल x मान रहा हूं। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बात को पहले मैं लिख रहा हूं। माना स्मॉल a त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है, वृत्तीय कुंडली या लूप भी बोल सकते हैं, कुंडली है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा, कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना स्मॉल a त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए जो कुंडली जो है वो कागज के ऊपर रखी हुई है। मान लीजिए ये हमारा कागज है और इसके ऊपर ये कुंडली रखी हुई है कुछ इस प्रकार से। तो कुंडली का जो तल है वो कागज के तल के लंबवत है। कुंडली का तल कैसे, कुंडली ऐसे में है और कागज हमारा ऐसा होता है, तो कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है तथा कुंडली की अक्ष, अक्ष मतलब जे इसका केंद्र होगा, वो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी, जे अक्ष कहलाएगी। तो कुंडली की जो अक्ष है वो कागज के तल के समांतर है या कागज के तल पर स्थित है। समझ गए ना। तो कुंडली का तल तो क्या हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत। ये जो मेरा हाथ है वो कागज मान लो, ये कुंडली मान लो, तो ये लंबवत हो गया और कुंडली की अक्ष क्या होगी, ये होगी। तो कुंडली की अक्ष कागज के तल पर स्थित है या समांतर भी बोल सकते हैं या अनुदिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा और लिखेंगे। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत तथा कुंडली की अक्ष कागज के तल पर स्थित है, कागज के तल पर स्थित है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम ए बी अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए समझाने के लिए इस सीट का उपयोग कर रहा हूँ। जे सपोज कीजिएगा हमारी वृत्ताकार कुंडली है, ऐसे देखिए जे वृत्ताकार कुंडली कुछ ऐसे रखी हुई है। तो देखिए वृत्ताकार कुंडली का जे ए बिंदु हो गया, जे बी बिंदु ऊपर वाला, जे ए जे बी, ठीक है। जे पूरा यहाँ से ए से बी तक का जे एक अल्पांश है और जे बिंदु सी है बीच वाला, जे ए जे बी और जे बीच वाला सी, ऐसे में रखिए कुंडली। अब देखिए बिंदु पी कहाँ पर है, इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, मतलब देखिए यहाँ पर बिंदु पी होगा, समझ गए ना। अब पी बिंदु को हम सी से मिलाना है। ये पी बिंदु है, इसको जब सी से मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर, ये जो आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बतानी है हमें।
तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता था कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो, यानी ऐसे। क्लियर? अब देखिए, अंगूठा को धारा की दिशा में रखना है और उंगलियों को उस बिंदु की तरफ करना है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होती है? हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी ऐसे। तो अब इस बिंदु पर हमें तीव्रता बतानी है। तो देखिए, इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? ए से बी की तरफ जैसे जा रही है, ए से बी की तरफ जाएगी। तो ए हमारा जे हो गया, बी जे हो गया। तो विद्युत धारा ए से बी की तरफ जाएगी, मतलब ऐसे में जाएगी। तो देखिए, अंगूठे को क्या करना है हमें? धारा की दिशा में। अब उंगलियां हमारी बिंदु पी की तरफ नहीं है। पी तो क्या है? केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हाथ को हमें थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा, ऐसे। अब तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी ऐसे में तिरछा। तो तीव्रता की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जे बनेगी। यानी कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जे आएगी, जिसको मैं डीवी नाम दे रहा हूं। ये डीवी की डायरेक्शन है, समझ रहे हैं ना? देखिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जे केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। चुंबकीय अक्ष की पर ये जो बिंदु P है, ठीक है, तो उंगलियों को हमें इस बिंदु P की तरफ करना है और अंगूठे को धारा की दिशा में करना है, यानी धारा की दिशा ऐसे में। बिंदु P यहाँ पर है, तो हमारी हथेली कैसे रखनी होगी? हमें ऐसे ही। देखिए, अंगूठा धारा की दिशा, उंगलियों को P की तरफ करेंगे तो उंगलियों को थोड़ा झुकाना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो तीव्रता की डायरेक्शन अब किधर हो जाएगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि ऐसे। इसी प्रकार जब इस पर लागू करेंगे तो देखिए, वृत्तीय कुंडली क्या हो जाएगी? नीचे की साइड आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, धारा इसमें क्या हो रही? ऊपर से ऐसे आ रही थी, नीचे ऐसे हो रही है। तो अंगूठा क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। अब देखिए, उंगलियों को बिंदु P की तरफ लाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे। तो अब तीव्रता की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तिरछे। मतलब यहां पर तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी? डीबी। जे तो ए बी अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा जे आ गई, ए डैश बी डैश अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा जे हो गई। क्लियर? अब देखिए, ये जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, और जब कोई भी सदिश भौतिक राशि ना तो क्षैतिज में होती ना ही ऊर्ध्वाधर में, तो उसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। तो इस डीवी के दो घटक हो जाएंगे, एक तो डीवी कॉस फाई और एक डीवी साइन फाई, क्योंकि जो कोण कितना चुकी है? फाई। तो देखिए, एक समकोणिक घटक तो इधर बन जाएगा और दूसरा समकोणिक घटक, जे फाई है तो जे भी फाई होगा। ठीक है? क्योंकि देखिए, हम कितना झुके हैं, समझना, फाई कोण को समझाने के लिए। देखिए, अभी हम क्या है, हमारी उंगलियां जो हैं वो इस अक्ष के अनुदिश हैं। उंगलियां इस अक्ष के अनुदिश हैं, मतलब ओपी अक्ष के अनुदिश। ओपी अक्ष के अनुदिश हैं मतलब समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना हुआ? 0। ठीक है? हमारी तीव्रता की डायरेक्शन हथेली के लंबवत क्या होगी? ऊपर के लिए। क्लियर? यानी ऊर्ध्वाधर है। अब जैसे जैसे मैं उंगलियों को झुकाऊंगा, जी जो तीव्रता है वो भी ऊर्ध्वाधर से झुकती जाएगी। देखिए, अब जो उंगलियां ने क्षैतिज से जितना कोण बनाया होगा, उंगलियों ने हमारे ओपी से जितना कोण बनाया होगा, ऊपर की जो तीव्रता थी डीवी, उसने भी ऊर्ध्वाधर से उतना ही कोण बनाया होगा। समझ गए इस बात को? चलिए, तो देखिए, जितना कोण जे हो जाएगा उतना ही कोण जे होगा। तो क्या होगा? डीवी ऊर्ध्वाधर से फाई कोण बना रही है, तो डीवी के दो घटक हो जाएंगे, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई। जिससे कोण बनाते हैं उसको कॉस में लेते हैं, तो इधर आ जाएगा डीवी कॉस फाई और इधर में आ जाएगा डीवी साइन फाई। इसी प्रकार इस तीव्रता पर लागू करेंगे तो देखिए, जे कोण फाई है तो जे भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब इसके भी दो घटक हो जाएंगे, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई। जिससे कोण बनाते हैं उसको कॉस में, तो जो हो जाएगा डीवी कॉस फाई और इधर में आ जाएगा डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई। तो ये हमारा पूरा चित्र तैयार हो जाता है। देखिए, अब दो अल्पांशों के कारण यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम दो अल्पांशों के कारण ज्ञात करेंगे और पूरी कुंडली के लिए इसका क्या कर देंगे? हम समाकलन कर देंगे या सभी तीव्रताओं को जोड़ देंगे। ओके? तो देखिए, पहले एक अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हम किससे ज्ञात करते हैं? बायो सेवर्ट के नियम से। तो देखिए अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बराबर क्या होता है? म्यू0/4 पाई I dl। इस अल्पांश की लंबाई को मैं dl मान ले रहा हूं, यहां पर लिख लेना dl। AB अल्पांश की लंबाई dl है। तो I dl साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। कैसे है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा बटे r स्क्वायर, तो अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब देखिए जो 90 डिग्री कैसे आया। देखिए सपोज कीजिएगा कि जे हमारा वही वृत्तीय कुंडली थी, वृत्तीय कुंडली का जे A बिंदु था, सॉरी जे A बिंदु था, जे B था और जे C बिंदु को हमने किससे मिलाया है? बिंदु P से। समझ गए ना? अब देखिए जे C बिंदु पर जे अल्पांश इस रेखा से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना। देखिए आपको उधर से दिखाई दे रहा होगा कितना डिग्री का कोण बन रहा है? इस रेखा और अल्पांश के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे में समझ गए होंगे ना। तो जे कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो क्या होता था? थीटा अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो जे 90 डिग्री जो कोण बन रहा है वो जे वाला कोण बन रहा है। जे आप ऐसे में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने? 90 डिग्री। इसको और सॉल्व करेंगे तो dV बराबर म्यू0/4 पाई I dl बटे r स्क्वायर। यहाँ लिख देना, चूंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये समीकरण नंबर 1। ये तो हमारी एक अल्पांश के कारण तीव्रता आ गई इस बिंदु पर। क्लियर? चलिए अब इसके बाद ये तीव्रताओं का वियोजन करते हैं। तो देखिए दो अल्पांश लिए थे, तो दो अल्पांश के कारण दो तीव्रताएं तो ऊर्ध्वाधर में आ रही हैं और दो तीव्रताएं क्षैतिज में आ रही हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर तीव्रताएं जितनी भी आएंगी वे तो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि देखिए सपोज कीजिएगा कि ये पूरी वृत्तीय कुंडली है, एक अल्पांश यहाँ लिया था तो एक ऊर्ध्वाधर तीव्रता इधर आएगी, एक अल्पांश नीचे लिया तो एक ऊर्ध्वाधर तीव्रता इधर आएगी। मान लीजिए एक अल्पांश इधर लेते तो इसके कारण एक ऊर्ध्वाधर तीव्रता इधर को आती, यहाँ पर अल्पांश लेते तो इसके कारण एक ऊर्ध्वाधर तीव्रता इधर आती। तो ऊर्ध्वाधर तीव्रता सभी ऐसे में आएंगी, समझ गए, और क्षैतिज तीव्रताएं सभी ऐसे में आएंगी। तो जितनी भी जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता आएंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक ऊपर आएगी तो एक नीचे आएगी, एक इधर आएगी तो एक इधर आएगी, एक इधर में आएगी तो एक इधर आएगी, एक इधर आएगी तो एक इधर आएगी। जितने भी अल्पांश होंगे उनके कारण जो ऊर्ध्वाधर तीव्रताएं आएंगी वे तो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्षैतिज तीव्रताएं सभी एक ही दिशा में आएंगी, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए आगे लिख रहा हूं मैं इसके, ये समीकरण नंबर 1। बिंदु P पर सभी अल्पांशों के कारण ऊर्ध्वाधर तीव्रताएं बराबर तथा विपरीत दिशा में होंगी, बराबर तथा विपरीत दिशा में होंगी जिनका परिणामी शून्य होगा तथा क्षैतिज तीव्रताएं
एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगी, जिनका परिणामी उनके योग के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। अर्थात क्षैतिज में जितनी भी तीव्रताएं आएंगी उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 2 अल्पांश लिए थे तो क्षैतिज में 2 तीव्रताएं आई थी। यदि पूरी कुंडली को 10 अल्पांशों में विभाजित करेंगे तो 10 तीव्रताएं आएंगी। तो क्षैतिज में जितनी भी तीव्रताएं आएंगी उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उनका परिणाम इनके योग के बराबर होगा। अर्थात B बराबर, जोड़ के लिए हम सिग्मा लगा दें और कोई एक तीव्रता को लिख दें। तो एक तीव्रता क्या हो जाएगी, dV sin फाई। इसका मतलब ये हो गया कि क्षैतिज में आने वाली सभी तीव्रताओं का योग। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए dV का मान तो हमें समीकरण 1 में दिया है। dV का मान कितना है, समीकरण 1 में निकाला है। और साइन फाई का मान इस चित्र से हम निकालेंगे। तो पहले साइन फाई का मान निकालते हैं। dV का मान तो हमें समीकरण 1 में दिया है और साइन फाई का मान हम इस समकोण त्रिभुज से ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज जे ले रहे हैं COP में, समकोण त्रिभुज COP में हम क्या करें, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। तो साइन फाई बराबर, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए ये तो 90 डिग्री का बनेगा, तो जी भुजा तो हो जाएगी कर्ण, जी जो कोण लिया है उसके सामने की भुजा लंब और शेष आधा। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें A और कर्ण क्या हो जाएगा R। तो जी आ जाएगा A बटे R, साइन फाई बराबर A बटे R। तो देखिए यहाँ पर हम साइन फाई की वैल्यू रख दें और dV की वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाली है बायो-सैवर्ट के नियम से। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 व 2 से इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से इसको 3 नंबर मान लो। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर तो मान रख दें तो क्या आ जाएगा, B बराबर सिग्मा, dV की वैल्यू μ0 बटे 4 पाई IDL बटे R स्क्वायर और इसकी वैल्यू A बटे R। ठीक है, जो हमने किसकी वैल्यू रख दी, dV की वैल्यू रख दी और साइन फाई की वैल्यू रख दी। देखिए B बराबर जो नियतांक है उसको बाहर निकाल लो, तो μ0 बटे 4 पाई नियतांक बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद I नियतांक बाहर आ जाएगा, इसके बाद A नियतांक बाहर आ जाएगा। R स्क्वायर का R क्यू से गुणा करेंगे तो J कितना हो जाएगा, R स्क्वायर का R से गुणा करेंगे तो R क्यू, J भी बाहर आ जाएगा। J इसलिए बाहर आ जाएगा क्योंकि R क्या है, उस वृत्तीय कुंडली से बिंदु P तक की दूरी। तो ये दूरी R यहाँ पर भी इतनी होगी, इस वाले अल्पांश से लेंगे तब भी उतनी होगी, इस अल्पांश से लेंगे तब भी उतनी। तो R का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, सिर्फ DL। DL का मतलब क्या हुआ, अल्पांश की लंबाई। ठीक है, तो जैसे जैसे अल्पांश की लंबाइयों को हम जोड़ते जाएंगे, अल्पांश की लंबाई कम और ज़्यादा भी हो सकती है, तो अल्पांश की लंबाइयों को हम जोड़ते जाएंगे तो पूरे वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो DL तो क्या रहेगा, अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, ये जो समीशन लगा हुआ है, सिग्मा लगा है, वो ये बता रहा है कि सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग, और यदि पूरे अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरे वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि अर्थात कुंडली की परिधि। तो B बराबर μ0 बटे 4 पाई IA बटे RQ इंटू कुंडली की परिधि।
कुंडली की परिधि या वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई इंटू त्रिज्या, 2 पाई इंटू त्रिज्या। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए। तो क्या हो जाएगा? बी बराबर μ0 बटे 4 पाई IA बटे RQ, इसकी जगह हो जाएगा 2 पाई ए, या नई लाइन से लिखेंगे तो बी बराबर आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई 2 पाई IA स्क्वायर बटे RQ। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, यदि हम R को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? R की जगह कोई वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखिए इसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ठीक है, तो पुनः समकोण त्रिभुज COP में, पुनः समकोण त्रिभुज COP में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी कि A स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी X स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दें, या अंडर रूट भी लगा सकते थे। जी जो R का मान आया है इसको समीकरण 4 में रखना है। ठीक है, तो देखिए R का मान समीकरण 4 में रखने पर, R का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आ जाएगा? B बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 पाई IA स्क्वायर बटे, हम R की वैल्यू रख रहे हैं कितनी है? A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2, और 3 घात इसके ऊपर है तो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण, पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण टेस्ला। ठीक है, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 5 दे देना। पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? यदि मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है, आगे लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो क्या हो जाएगा? B बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 पाई NI, यहाँ पर n गुनी कर देंगे उसकी तीव्रता। यदि एक फेरा है तो इतनी तीव्रता होगी, 2 फेरे होंगे तो 2 गुनी हो जाएगी, n फेरे हैं तो n गुनी हो जाएगी। तो 2 पाई NI A स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? n। ठीक, वैसे इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं क्योंकि इतना ही हमें पूछा गया है। अब इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा आप लोग जानते ही हैं, किससे निकालेंगे इसकी दिशा? इसकी दिशा तो सीधी दिखाई दे रही है आपको। देखिए ये ऊर्ध्वाधर तीव्रताएं तो कैंसिल हो गई हैं, तो इसकी परिणामी तीव्रता इन क्षैतिज तीव्रताओं से निकाली है, और इनकी डायरेक्शन किधर है? इधर। तो पूरे कुंडली के कारण जो परिणामी तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इधर, यानी कि कुंडली की अक्ष के अनुदिश। तो लिख देंगे इसकी दिशा कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगी, कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त।